कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो उस जगह पे आपको हमें इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। तो इंटेंसिटी किन्हीं पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मिलेंगी जहां पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही है। क्लियर है? तो लेट्स से कि हमने ये डायरेक्शन चूज कर ली कि इस डायरेक्शन में वेव्स आर एडिंग, कि मतलब कंस्ट्रक्टिवली क्या हो रही है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है इस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हमें बीम मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग बीम मिलेगी, और किसी ये इस तरह से भी हो सकती है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में उसका जो पाथ डिफरेंस है वो कंस्ट्रक्टिवली मतलब एन लैम्डा के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें वेव्स मिलेंगी। तो ब्रैग ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, ब्रैग ने ये कहा कि भाई इस तरीके से ये डिफ्रैक्ट हो रही है, आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि इस प्लेन से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये पूछा कि ये इसके लिए तो मान लिया, चलो ठीक है, अब मान लो इस डायरेक्शन में डिफ्रैक्टेड बीम मिल रही है, देन ये तो नहीं लग रहा है कि इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो डिफरेंट है। ठीक है, ब्रैग ने कहा कि इसके लिए भी एक ये प्लेन कंसीडर कर लो, इसके लिए इस तरीके का प्लेन, मैंने कहा कि इस एटम इस तरीके का प्लेन कंसीडर कर लो, ये इस तरीके के प्लेन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, या इस तरीके से अगर इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही हो तो फिर ये इस तरीके से प्लेन कंसीडर कर लो। ठीक है, तो इनकी स्टेटमेंट क्या आती है कि एवरी डिफ्रैक्टेड बीम, हर डिफ्रैक्टेड बीम के लिए आप ले सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स फ्रॉम व्हिच इट अपीयर्स टू बी रिफ्लेक्टेड स्पेक्युलरली, कि हर रिफ्लेक्टेड बीम डिफ्रैक्टेड बीम के लिए एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा कि उससे इस तरीके से लगेगी कि वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिफ्लेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड सिस्टम को स्टडी करना इज क्वाइट इजी। तो इससे कि बहुत सारे क्रिस्टल सिस्टम्स इन्होंने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ब्रैग तो कौन थे कि मतलब विलियम लॉरेंस ब्रैग थे। ठीक है, फादर सन टीम थी, विलियम हेनरी ब्रैग, विलियम हेनरी ब्रैग दोनों ने कंबाइंडली स्टडी किया था। ठीक है, सन एंड फादर टीम थी दोनों की। तो ये इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था, कंबाइंड नोबेल प्राइज फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्योंकि इस चीज को करने से क्या हुआ कि बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स सोल्व हो गए। अब कैसे सोल्व होएगी, अब ये मिला इंसिडेंट एक्सरेज, इस पे इंपिंग हुई, डिफ्रैक्टेड पैटर्न्स हमें मिला, तो उससे किस प्रकार से हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई जो भी हमें इंटेंसिटीज मिलेंगी उनको रिकॉर्ड किया फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो जो भी पीक मिली उनकी पीक पोजीशंस हुई होंगी, कुछ किसी पोजीशन पे होगी और कुछ उनकी इंटेंसिटी होगी, पीक पोजीशंस एंड पीक इंटेंसिटीज। ठीक है, ये एनालिसिस होगा इसकी आउटकम का, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट का। तो पीक पोजीशन से को स्टडी करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि लैटिस का टाइप कौन सा है, और पीक इंटेंसिटी बताएगी कि बेसिस कौन सा है, मतलब कितने एटम्स हैं। ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है, दैट इज एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसके डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? तो ये था ब्रैग्स लॉ। ठीक है, दिस इज ब्रैग्स लॉ। अब इसको ये मैथमेटिक्स बताया इसका पीछे कि भाई क्या किधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो क्या पाथ डिफरेंस होगा, जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी होगी रिफ्लेक्टेड बीम्स की। ठीक है, तो उसके लिए ही गिव अ फॉर्मूला, सो लेट अस ड्राइव द फॉर्मूला, फेमस लॉ, ब्रैग्स लॉ। सो लेट अस ड्राइव ब्रैग्स लॉ, क्योंकि क्या लिया था कि वे सेट ऑफ पीरियोडिकली अरेंजमेंट्स है एटम्स का, और एक्सरेज इसके ऊपर स्ट्राइक करवाई गई, तो क्या कुछ सिनेरियो होगा। तो लेट्स से कि एक्सरेज आर इंसिडेंट इन दिस मैनर एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन दिस मैनर, एंड दिस प्लेन इज टेकन एज अ मिरर प्लेन, एंड दिस इज एंगल इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। ठीक है, एंगल जैसे रिफ्लेक्शन के केस में हम तो नॉर्मल के साथ लेते थे, बट इस केस में प्लेन के साथ वाला एंगल कंसीडर किया जाएगा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इस तरीके से लेट्स से अनदर बीम इस तरीके से हिट कर रही है सेकंड एटम,
एंड इस तरीके से ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके लिए भी एक प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह से, जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो लेट्स से कि ये दोनों वेव्स इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है। कंस्ट्रक्टिवली मींस कि हमें स्ट्रॉन्ग लाइन मिल रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव कब करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो तब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो लेट्स से कि ये पहली वेव है एंड दूसरी एक्सरे है, तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, पाथ डिफरेंस ये है ना कि ये मतलब इतनी ये डिस्टेंस, लेट्स से इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो जो सेकंड वेव है वो ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल रही है। मतलब पहली वेव में दूसरी वेव में ये पाथ में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो भाई सिंपल ज्योमेट्री, ये एंगल भी थीटा होगा, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इतना इस पे एम्फेसिस की जरूरत नहीं, आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज थीटा एंड ये पैरेलल प्लेन्स हैं, तो इसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, HKL, इसके भी HKL होंगे, पैरेलल प्लेन्स है, सेम मिलर इंडिसेस, यू नो इट। तो HKL है तो इनके बीच की स्पेसिंग हम पढ़ चुके हैं अभी, DHKL, इनके बीच की स्पेसिंग है। तो ये डिस्टेंस हो गई DHKL। तो ये जो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इस पे देखो थीटा बन रहा है, ये क्या होगी डिस्टेंस, ये 90 है। तो क्या डिस्टेंस होगी ये d साइन थीटा होगी, DHKL साइन थीटा, ये भी DHKL साइन थीटा। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो पाथ डिफरेंस क्या है हमारे पास, d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा, दैट इज 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। क्लियर है, यहां से हमें वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड की क्या आ जाएगी, 2d साइन थीटा और n, this n is utilized by DHKL, ठीक है। दिस इज ब्रैग्स लॉ, ये लॉ दिया था, वेवलेंथ इस तरीके से होगी जहां पे लैम्डा इज द वेवलेंथ, n इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, कि किस ऑर्डर का डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। थीटा इज द ग्लेंसिंग एंगल, प्लेन्स के साथ बन रहा है। DHKL इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दो जिन प्लेन्स के बीच में ले रहे हैं उनके बीच में कितनी स्पेसिंग है, ठीक है, दैट इज DHKL। दिस इज ब्रैग्स लॉ। तो इसकी हेल्प से इन्होंने काफी स्ट्रक्चर्स को सोल्व किया था, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, जो अपना रिजल्ट हमें चाहिए इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो क्या, अगर हम एक्सरेज, हमें पता है एक्सरेज की पूरी एक कहानी है कि एक्सरेज कैसे जनरेट हुई थी, कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को जब एक बीम्स को किसी मेटल पे स्ट्राइक कराया गया था तो जो रेज निकली थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स को हाई पोटेंशियल के थ्रू पास कराया जाता है, तब हमें मिलती है एक्सरेज, ठीक है। तो एक्सरेज के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ हो सकती है यहाँ पे, वो कितनी हो सकती है, एक्सरेज की मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी हो सकती है, कि भाई किस पोटेंशियल के थ्रू उसको एक्सेलरेट करवाया जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो जो मैक्सिमम एनर्जी इसकी हो सकती है वो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और कितना पोटेंशियल इसको दिया जा रहा है, यही होगी ऑब्वियसली। क्लियर है कि डेल्टा ई मैक्सिमम ये होगी हमारे पास। अब एनर्जी आप हमें पता है कि भाई ये क्या है, वेव है, एच न्यू इनकी एनर्जी, एच न्यू मैक्सिमम यहाँ से क्या हो जाएगा, एच न्यू मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई वी मैक्सिमम, एच सी वाई लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू ई वी मैक्सिमम। तो यहाँ से लैम्डा मिनिमम क्या आ जाएगा, एच सी बाई ई वी मैक्सिमम। एच की वैल्यू रख देंगे 6.64 इंटू 10⁻34, सी की और ई की, एंड वी है
कौन किस पोटेंशियल के थ्रू एक्सरे इनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराया जा रहा है, ठीक है, एक्सरे मिली है तब हमें। तो यहाँ से इसको सॉर्ट आउट करने पे हमारे पास आ जाता है लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और वी मैक्सिमम एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रिजल्ट यू हैव टू मेमोराइज। ये रिजल्ट हमें चाहिए एक्सरे डिफ्रैक्शन में, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। आपको दे देंगे कि एक्सरेज इस पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट कराई गई है, ठीक है। तो लैम्डा निकालना पूछ लेंगे, ठीक है, वेवलेंथ कितनी होगी, किसी प्लेन ब्रैग्स प्लेन दे देंगे, इंटरप्लेनर स्पेसिंग दे देंगे, लैम्डा नहीं बताएंगे, लैम्डा के लिए ये बता देंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो आपको इस तरीके से रिलेट करना थिंग्स को, ठीक है। हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे ऑब्वियसली इस पे लेटर, ठीक है। तो यहाँ तक इस रिजल्ट्स को हम बॉक्स अप करके साइड में रख लो। दिस इज फॉर एक्सआरडी, लैम्डा मिनिमम फॉर एक्सआरडी, एक्सरे जब यूज हुई है देन, ठीक है। सेकंड टेक्निक्स आई थी। नेक्स्ट वी विल स्टडी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। सेकंड टेक्निक थी जो हमारे पास, वो क्या कौन सी थी, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। एंड ये आई थी कौन से ईयर में आया था ये, 1913 में तो हमारे पास हुआ थी, ये था हमारे पास 1937 में, क्लियर, 1937 में, दिस इज इन 1937, ठीक है। 1913 में ब्रैग्स लॉ, 1915 में नोबेल मिला था, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो इस टेक्निक में क्या होता है, सिमिलर केस जैसा कि हमने एक्सआरडी में देखा था। एक्सआरडी में क्या होता है कि किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हम उस पे एक्सरेज डालते हैं, ठीक है। एक्सरेज को फोटोग्राफिक प्लेट पे उसके पैटर्न को रिकॉर्ड करते हैं, उस पैटर्न को स्टडी करके हम उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सरेज यूज की, सैंपल क्रिस्टल लिया, तो इस केस में हम इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज किया हमने, इलेक्ट्रॉन बीम्स को क्रिस्टल पे इंपिंग करवाया और उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करके हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को एनालाइज किया। तो हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना नेसेसरी है कि जो वेवलेंथ इमिटेड होगी वो कितनी होगी, वेवलेंथ एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम पढ़ना चाहें तो पूरा सब्जेक्ट है, काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, बट हम एग्जाम ओरिएंटेड हैं तो हम उसी डायरेक्शन में बात करेंगे जितना हमारे लिए नेसेसरी है। तो फॉर्मूला इज सफिशिएंट, तो हम सिर्फ फॉर्मूलाज पे बात करेंगे, थ्योरी इतनी नेसेसरी है कि भाई इसमें एक्सआरडी में एक्सरेज की हेल्प से हमने उसको एनालाइज किया था, इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से हम इसको एनालाइज करें। इलेक्ट्रॉन बीम उस पे आएंगी क्रिस्टल पे, डिफ्रैक्ट होंगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्ड होगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसको एनालाइज करके हम अपना स्ट्रक्चर बताएंगे किस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन 1937 में आया था, ठीक है। तो जो एनर्जी इस केस में जो इमिट होगी, कितनी एनर्जी होगी, अगर ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पे, वी पोटेंशियल के थ्रू उसको एक्सेलरेट कराया गया, तो कितनी एनर्जी होगी, ई भी एनर्जी होगी, ई इतनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है, वी पोटेंशियल के थ्रू अगर उसको एक्सेलरेट कराया गया। और हमें पता है कि भाई जो लैम्डा है, लैम्डा इज h/p, लैम्डा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो 1937 में ये टेक्निक डेवलप हुई थी, ठीक है। 1924 में जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली कंसेप्ट आ चुका था 1924 में, ठीक है। डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या था कि हर मैटर पार्टिकल के साथ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, h/p होती है। p मीन्स उसका मोमेंटम, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम उसके साथ क्या होगी, वेवलेंथ एसोसिएट होगी। तो दिस वाज द डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन
को यहाँ से बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल और वेव दोनों करेक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ वेव्स भी एसोसिएटेड होंगी। कितनी एसोसिएट होगी, इसके मोमेंटम का इनवर्स कर लो, h/p कर लो, तो ये वेवलेंथ एसोसिएट होगी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज h/p इज mv, m मास इलेक्ट्रॉन का, v वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहां से हम क्या इसको रख सकते हैं इस इक्वेशन में, किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं इसको, h/p होगा, p को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, p क्या होता है mv, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv², ठीक है। m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा p²/2m, तो p क्या आ जाएगा 2me√। तो यहाँ से h क्या लिख सकते हैं, h को लिख, इसको लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2me, m यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है, e क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, h/√2m ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये v गिवन होगा कि किस पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, m इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो ये वेवलेंथ होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में, और इसकी क्या वैल्यू आ रही है, इसकी आ रही है 150/v, ये वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 150/√v एंगस्ट्रॉम। v जहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है कि किस पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कराया गया है, तो ये वेवलेंथ हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, इसको बॉक्स अप कर लेना इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में, ठीक है। लास्ट वन इज न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक यू नो दैट 1945 में वेरी रिसेंट टेक्निक है। तो ये इसको 150 को भी सोल्व करें तो ये 12.24 आएगी, ये इस तरीके से, ये भी अंडर द रूट है, ठीक है। 12.24 इसको सोल्व करने पे एंगस्ट्रॉम। दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की बीम्स को लेंगे, क्रिस्टल पे इंपिंग कराएंगे, एंड ये 1945 में आया था न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इन 1945, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक इन 1945। तो इस केस में क्या करते हैं कि भाई न्यूट्रॉन्स की बीम्स को सैंपल पे इंपिंग कराया एंड देन उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया, ठीक है। अब वन थिंग यू शुड नो, इन केस ऑफ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जो हम स्क्रीन लेंगे वो फोटोग्राफिक प्लेट नहीं होगी, काउंटर यूज करेंगे इस केस में। व्हाई? क्योंकि न्यूट्रॉन, यू नो दैट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज नहीं होता तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई स्किंटिलेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमें इस केस में फोटोग्राफिक प्लेट से काम नहीं चलेगा, हमें काउंटर यूज करना पड़ेगा। काउंटर काउंट करेगा कि किस प्रकार का पैटर्न हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस केस में रिकॉर्डर की जगह पे काउंटर होगा, फोटोग्राफिक प्लेट ना होके काउंटर होगा। तो इसमें भी वही करेंगे भाई किस पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कराया जा रहा है। तो न्यूट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी h/p इस तरीके से होगी। h क्या होगी, p हमें पता है, पिछले हमें निकाला था अभी 2me, मास जहां पर न्यूट्रॉन का लेंगे इस केस में। तो इस केस में ये क्या आ जाएगा h/, इसकी वैल्यू लेट अस सी क्या वैल्यू आ रही है इसकी। न्यूट्रॉन का मास रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻27। दिस कम्स आउट टू बी 0.28. This comes out to be 0.28/e⁻²। और ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं थर्मली जनरेटेड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी एनर्जी क्या होती है, थर्मली जनरेटेड 3/2 80, ठीक है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, तो एनर्जी की जगह पे 3/2 kT रखेंगे। तो टेम्परेचर का फंक्शन की फॉर्म में भी पूछ सकता है, कई बार टेम्परेचर दिया हुआ होगा और वेवलेंथ पूछ लेगा। तो टेम्परेचर की फॉर्म में अगर हम बात करें तो ये आएगा 25.14
दिस इज 25.14 और T एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में ये वेवलेंथ आएगी न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में। क्लियर है? तो लेट अस इन रिजल्ट्स को बॉक्स अप करेंगे तीनों रिजल्ट्स को, सो दैट कि आपको, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। एक तो आपको मिलेगा XRD पे मिले, चाहे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पे या न्यूट्रॉन पे। तो XRD के केस में, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में और न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में क्या फाइंड आउट किया हमने? वेवलेंथ लैम्डा। तो लैम्डा XRD में कितनी आई थी? 1.24 इंटू 10 की पावर -6 और V था या E था? और V, हाँ इतना ही था। V मैक्सिमम एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम में आ रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में अभी अभी आई है 12.27 और E की पावर हाफ एनर्जी। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में क्या है? एंगस्ट्रॉम में है ये सारी। ठीक है, 0.28 और E की पावर हाफ एंगस्ट्रॉम। ये टेम्परेचर की फॉर्म में हमने बात की थी, तो आया था 25.14 और टेम्परेचर की पावर हाफ एंगस्ट्रॉम। दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में ये वेवलेंथ